गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्राइंस एकेडमी फाउंडेशन में। आज हम सब लोग 10वीं कक्षा के पहला चैप्टर इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो हमारे साथ अभी जुड़ जाइए। आज से हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर इतिहास का शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। सबसे पहले तो हम समझेंगे आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद शब्द को समझेंगे, फिर आगे के हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए राष्ट्रवाद, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि जिस शब्द के, कोई भी चाहे वो शब्द हो, जिस शब्द के आखिर में अगर वाद लगा रहे, ठीक है, तो वह एक क्या होता है? विचारधारा होता है। यानी कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है। क्या करता है राष्ट्रवाद? तो राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ने का काम करता है, जो लोगों को जोड़ता है। तो सिंपल सा परिभाषा अगर राष्ट्रवाद को आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों को जोड़ता है। मान लीजिए जैसे आप आए दिन अखबारों के माध्यम से सुनते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों ने हमारे जवानों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे आए दिन हमारे जवान शहीद होते हैं। तो जब ये खबर आप सुनते हैं तो चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आप किसी भी प्रांत में रहते हो, आपको दुख होता है। और वो दुख होता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद है। आप अपने देश से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। आप अपने राष्ट्र से, आप अपने राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ गया क्या? कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों को जोड़ता है। कैसे लोगों को? चाहे वो किसी भी परिवेश में रहते हो, चाहे वे किसी भी परिवेश में रहते हो, परिवेश में रहते हो। ठीक है, सिंपल सा आप इसको एक तरह से क्रम वाइज करके, इसके क्रमानुसार सजा के परिभाषा राष्ट्रवाद का लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों को जोड़ता है, चाहे वो किसी भी परिवेश में हो, चाहे वो धार्मिक परिवेश हो, चाहे वो आर्थिक परिवेश हो, चाहे राजनीतिक परिवेश हो, किसी भी परिवेश में। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ गया। ये शब्द को याद रखिएगा, ये शब्द आपके पूरे 10वीं कक्षा के इतिहास में पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी शब्द से एक और चैप्टर है, एक और आपका पार्ट है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये शब्द आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। यूरोप, जैसा कि आप सबको पता है कि यूरोप एक महादेश है जिसमें अभी करीब करीब 44 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे, पहले से जानते होंगे, उसके अनुसार यूरोप में कितने देश हैं? 44। तो इस चैप्टर में हम मेनली यही पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। ये पूरा आपका पार्ट इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर पे, आपका इसी टॉपिक पे खत्म हो जाएगा कि आखिर वह कौन सी बातें थी, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। ठीक है, तो आइए उन कारणों की तरह हम चर्चा करते हैं, उन कारणों की चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन सा कारण। तो आइए हम कारणों की ओर चर्चा करते हैं। आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। इस राष्ट्रवाद के फैलने में बहुत सारे कारण थे, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो था पुनर्जागरण। वो क्या था? पुनर्जागरण। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत पुनर्जागरण काल से हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? पुनर्जागरण काल से हो चुकी थी राष्ट्रवाद का शुरुआत। लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे कारण थे। पहले बात तो समझ लीजिए कि शुरुआत कब से हुई थी? पुनर्जागरण काल, जब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका बीजारोपण यूरोप का राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण काल से हो चुका था।
फिर भी इसके महत्वपूर्ण कारण थे, और जो कुछ महत्वपूर्ण कारण थे उसमें जो पहला कारण है वो है 1789 की फ्रांस की क्रांति। पहला जो महत्वपूर्ण कारण था वो है 1789 की फ्रांस की क्रांति। ये क्रांति, जैसे कि आपने 9वीं कक्षा में इस क्रांति के बारे में पढ़ा था, लुई सलावा के बारे में आपको जैसे कि याद होगा, लुई सलावा जो कहता था मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही शासन है, निरंकुशता करता था, सबके ऊपर अपना जबरदस्ती का शासन चलाता था। पता है आपको कि लुई सलावा ने समाज को 3 भागों में बांट दिया था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और आम जनता, जिसमें से कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को टैक्स में छूट दी जाती थी, और जो टैक्स था वो टैक्स किसको भरना पड़ता था? आम जनता को। तो आम जनता क्या थी? परेशान थी। इस राजा से यानी कि लुई 16वें से आम जनता क्या थी? परेशान थी। फिर हुआ यूं कि एक दिन बास्तिल का जो किला था 1789 में, बास्तिल के किले पे लोग पहुंच गए और करके उस पूरे किले को ढा दिए, जिससे कि क्रांति हुई थी। क्रांति के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इस क्रांति ने किया क्या? इस क्रांति की वजह से जो राजनीति थी, फ्रांस की जो राजनीति थी जिसमें सिर्फ बड़े लोगों का कब्जा था, उस बड़े लोगों का कब्जा खत्म हो गया। ठीक है, बड़े लोगों का कब्जा खत्म हो गया। फ्रांस की क्रांति ने राजनीति को बदल दिया। राजनीति को कैसे बदला? तो राजनीति को अभिजात्य वर्ग से बाहर निकाल दिया। अभिजात्य वर्ग से क्या किया? बाहर निकाल दिया। कैसे? पहली बात तो ये समझेंगे, ये आखिर अभिजात्य वर्ग होता क्या है? अभिजात्य वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जो समाज के बड़े या यूं कहिए कि अमीर लोग होते हैं, उन्हें अभिजात्य वर्ग कहते थे। तो 1789 से पहले पूरे फ्रांस का समझिए कि यूरोप में जो राजनीति थी वो सिर्फ बड़े लोगों की बात थी। लेकिन फ्रांस की राज्यकारिणी ने क्या किया? राजनीति को अभिजात्य वर्ग से बाहर निकालकर उसे अखबारों और समाचार पत्रों की वस्तु बना दी। समाचार पत्रों का विषय बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया? समाचार पत्रों का विषय बना दिया। अब आम जनता लोग राजनीति के बारे में पढ़ने लगे, राजनीति के बारे में जानने लगे, राजा के कामों के बारे में जानने लगे, जिससे कि पूरा यूरोप इससे प्रभावित हुआ। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया। पहला कारण हमारा था 1789 की फ्रांस क्रांति। आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, तो आप थोड़ा सा कारण लिखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत पुनर्जागरण काल से हो चुकी थी, फिर भी इसके युगांतकारी कारण थे जो निम्नलिखित थे, डाल दीजिएगा। उसमें नंबर 1 आप डाल सकते हैं क्या? कि फ्रांस की क्रांति या 1789 की फ्रांस की क्रांति। उसके अंदर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है, बना के आप खुद से भी लिख सकते हैं कि 1789 की फ्रांस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप कुछ भी लिखिएगा पॉइंट वाइज करके, एक पॉइंट बनाइएगा, एक एक पॉइंट ऐसे करके पॉइंट बना के या स्टार बना के कैसे भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट बना के लिखिएगा दूसरा पॉइंट कि 1789 की फ्रांस क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्ग से बाहर निकाल दिया, उसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विषय बना दिया, आम लोग राजनीति के बारे में समझने लगे। ठीक है, इसमें इतना काफी है। आगे हम लोग दूसरा कारण देखेंगे। चलिए, तो दूसरे कारण की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रवाद के उदय का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो था नेपोलियन का उदय। नेपोलियन का उदय, ये क्या है भाई? इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई थी तो वहां पर बुर्बो राजवंश को खत्म करके वहां पर एक राजनीति, संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा की गई। राजनीति वहां पर बदलने की प्रयास किया गया। उसके बाद नेपोलियन आता है, वो फ्रांस का सम्राट बनता है। ये सारी घटनाएं होती हैं जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या किया? पहली बात तो नेपोलियन एक राजा था, उसने फ्रांस में वापस राजतंत्र की स्थापना की। फिर भी लोग इससे खुश थे, नेपोलियन से फिर भी लोग खुश थे, क्योंकि इसने बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए थे, जिसमें से इसका सबसे प्रमुख काम था वो था 1804 का नेपोलिक संहिता। 1804 में नेपोलिक कोड कहिए या नेपोलियन संहिता कहिए।
संहिता लागू किया इसने। ये क्या था? इसके अनुसार इसने समाज में जितने भी फ्रांसीसी समाज में जितने भी धर्म जन्म के आधार पर कहिए जितने भी फायदे दिए गए थे, सारे फायदे को इसने क्या किया था? हटा लिया था। बाजारों में एक मानक इसने तय किया, मानक नापतौल तय किया। जो गिल्ड प्रतिबंध थे समाज में, वो सारे प्रतिबंधों को उसने क्या किया? खत्म कर दिया। बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए, जिससे कि नेपोलियन भले ही एक शासक था, एक सम्राट था, इसने राजतंत्र की स्थापना की थी, फिर भी लोग इससे क्या थे? खुश थे। और जब लोग खुश होंगे तो अपने देश के बारे में सोचेंगे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना आएगी। अब नेपोलियन सिर्फ फ्रांस नहीं, फ्रांस के साथ साथ अगल बगल राज्यों में अगर जाता था, अगल बगल देशों में भी जीतने जाता था, तो उसके जो सैनिक थे, सैनिक अपने साथ इस नेपोलियन संहिता का उद्देश्यों को लेकर जाते थे, लोगों को बताते थे। ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांसीसी समाज के लिए पूरी तरीके से बदल दिया। ठीक है, तो नेपोलियन ने पहले क्या किया? नेपोलिक संहिता लागू किया। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में नव युग का संदेश पहुंचाया। अब लोगों को लगने लगा कि नया युग आ चुका है। ठीक है, नए युग का संदेश पहुंचा नेपोलियन की वजह से। नेपोलियन ने और बहुत सारे काम किए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो काम क्या था नेपोलियन का? नेपोलियन ने इटली और जर्मनी, जो दो महत्वपूर्ण देश हैं आज के समय में यूरोप के, उस समय भी नेपोलियन ने इटली और जर्मनी दोनों को भौगोलिक परिधि से बाहर निकाला। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया? जर्मनी और इटली को भौगोलिक परिधि से बाहर निकालकर उसे राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के आखिर में हम एक विस्तृत आप सबको नोट्स प्रोवाइड जरूर करेंगे, एक अच्छे से पूरा विस्तृत इन सब का आपको जरूर आप लोगों को नोट्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलिक संहिता के द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन जहां जहां जाता था, नेपोलियन के सैनिक जहां जहां जाते थे, वहां वहां नव युग का संदेश पहुंचता था। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली को भौगोलिक परिधि से बाहर कर उसे राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। चलिए अगला जो अपना कारण था, वो अगले कारण की तौर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दो जो महत्वपूर्ण कारण था उसका हमने चर्चा कर लिया। जो अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कारण था वो है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन या इसे वियना कांग्रेस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये सम्मेलन कब हुआ? ये सम्मेलन आपका 1815 में हुआ। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हमेशा बहुत अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के एग्जाम में कि वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ, जब नेपोलियन हार गया तो यूरोप की सारी शक्तियां, विजयी शक्तियां, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ये सारे इकट्ठे हुए। ऑस्ट्रिया, कौन कौन इसमें इकट्ठा हुआ? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महादेश है और ऑस्ट्रिया एक अलग देश है यूरोप में। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये सारे लोग इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए जी? तो ये इकट्ठा हुए वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी
वियना में इकट्ठा हुए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये सम्मेलन वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। कहां पर इकट्ठा हुए हैं? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इकट्ठा हुए। इस जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। किसने की? मेटरनिक। नाम याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक ने की। मेटरनिक क्या था? जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि ऑस्ट्रिया का शासक था। ठीक है, आगे इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि यह घोर प्रतिक्रियावादी था। यह घोर प्रतिक्रियावादी था, मतलब कि यह चाहता था कि वही सिस्टम लागू किया जाए, वही तंत्र लागू किया जाए जिसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। ये पुरातन राजतंत्र का समर्थक था। ये सारे लोग इकट्ठा वियना में इसलिए ही हुए थे क्योंकि ये लोग चाहते थे, ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग यूरोप में उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। कौन सी व्यवस्था को बच्चों? तो वो व्यवस्था जिसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया था, जिसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। ठीक है, इतना वियना सम्मेलन के बारे में आप जान गए। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ था। कौन कौन इसमें शामिल हुए वियना सम्मेलन में? तो ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया इकट्ठा हुए, यानी कि शामिल हुए, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इकट्ठा हुए। सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। आगे मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की। मेटरनिक कौन था भाई? तो क्वेश्चन पूछाता है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, जो कि ऑस्ट्रिया का शासक था या घोर प्रतिक्रियावादी था। ये सारे लोग। पहला एक और क्वेश्चन पूछता है, आखिर वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आपका हर बार 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो आप लिख सकते हैं 2 लाइन में, वियना सम्मेलन का उद्देश्य, ये लोग यूरोप में उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे जिसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। नेपोलियन के युद्धों ने अस्त व्यस्त कर दिया था, ये उसी सिस्टम को लागू करना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए इतना तक हमने देखा। क्या देखा? कि मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य क्या था? ये लोग यूरोप में उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे जिसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। इसका उद्देश्य अगर पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि नेपोलियन व्यवस्था को भंग करना और पुरातन व्यवस्था को लागू करना। व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। आप 2 लाइन लिख सकते हैं, यूरोप में उसी व्यवस्था को लागू करना जिसको नेपोलियन ने खत्म कर दिया था, ये भी आप लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि नेपोलियन व्यवस्था को भंग करना और पुरातन व्यवस्था को लागू करना। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वियना सम्मेलन के बाद होता यह है कि उसमें नेपोलियन युग की समाप्ति हो जाती है। यूरोप में नेपोलियन युग की समाप्ति और मेटरनिक युग की शुरुआत हो जाती है। युग की शुरुआत होती है। आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? तो 1815 में वियना सम्मेलन जब 1815 में हुआ था,
ठीक है। तो 1815 में मेटरनिख युग शुरू हुआ था और 1815 से 1848 जब तक कि फ्रांस की तीसरी क्रांति, आगे आप पढ़ेंगे फ्रांस की तीसरी क्रांति हुई थी, तब तक के पूरे यूरोप में इसका प्रभाव था, पूरे यूरोप में मेटरनिख का प्रभाव था, जिसे मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि मेटरनिख युग क्या था। तो आप लिखेंगे कि 1815 के वियना कांग्रेस के बाद नेपोलियन युग की समाप्ति होती है और मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। इस समय में पूरे यूरोप में नेपोलियन का प्रभाव अपने चरम पे था, जिसे नेपोलियन युग के नाम से जाना जा सकता है। आप अपने से कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेपोलियन ने, अभी और बात है, अभी मेटरनिख के बारे में, अभी और मेटरनिख ने बहुत सारे काम किए, ठीक है, जिसके बारे में भी देखेंगे। मेटरनिख ने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इटली को कई भागों में बांट दिया, ठीक है, इटली को कई। तो अभी तक हम लोग मेटरनिख के बारे में पढ़ रहे थे। मेटरनिख कौन था? तो आपको हम बताए थे कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बार बार मैं बच्चों कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझना है, ये ऑस्ट्रिया है, वो ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, कंगारुओं वाला क्रिकेट में जो सबको डराते रहते हैं वो नहीं। ये तो लोग को क्रिकेट भी नहीं खेलना आता है, पता है इनको क्रिकेट खेलना आता भी नहीं है। ये ऑस्ट्रिया है, यूरोप वाला, ठीक है। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। अभी तक हमने यही पढ़ा, चांसलर था, जिसने वियना सम्मेलन कहिए या वियना कांग्रेस की कहिए, इसने क्या किया था? अध्यक्षता की थी। और तो और ये जानते हैं क्या कहता था? ये कहता था कि जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगती है, पूरे यूरोप को सर्दी लगती है। मतलब ये तो यही बात हुआ कि जब आप छींके तो आपके पूरे परिवार को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, आपको बुखार हुआ, पूरा परिवार वाला आपको दवाई खाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं कहता था, ये कहता था, इसकी बात में दम थी। जब फ्रांस छींकता था तो पूरे यूरोप को सर्दी लगती थी, और इस बात को साबित आगे हम पढ़ेंगे 1830 की फ्रांस की क्रांति और 1848 की फ्रांस की क्रांति। इन दोनों क्रांतियों के बाद पूरे यूरोप को सच में ठंडी लगने लगी थी, कंबल ओढ़ के लेके सारे लोग बैठ गए थे। मजाक से हटकर ठंडी नहीं लगी थी, पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का विकास हो चुका था, ठीक है। आगे देखिए मेटरनिख ने क्या किया। अभी तक हमने समझा मेटरनिख युग 1815 तक से 1848 तक के युग को मेटरनिख के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहां पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं मेटरनिख युग। ये सब छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं याद रखिएगा, आपके एक नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। आगे देखिए इसने क्या किया, सबसे पहला काम, इटली को इसने बांट दिया। इटली के प्रांत, दो प्रांत, जिसमें से एक का नाम था सिसिली और दूसरे का नाम था नेपल्स, ठीक है, दो राज्य जिसमें से एक, हाँ। तो इटली और फ्रांस के, इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स को क्या किया था? नेपल्स को, याद है आपको, बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश, ठीक है, बुर्बो राजवंश को इसने क्या किया था? खत्म किया गया था नेपोलियन ने इसको खत्म कर दिया था। तो बुर्बो राजवंश का सम्राट था के सम्राट फर्डिनेंड, नाम याद रखिएगा, भले ही थोड़े अंग्रेजवा की सबका नाम है वैसा होता है, क्या किया जाए, फर्डिनेंड को दे दिया, ठीक है। पहला काम इसने क्या किया, इटली के दो प्रांत, दो महत्वपूर्ण प्रांत थे, एक का नाम था सिसिली और दूसरे का नाम था नेपल्स, इन दोनों को इसने क्या किया था? बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। और एक और बात थी, वियना जो कांग्रेस हुआ था, वियना सम्मेलन जो हुआ था, वियना सम्मेलन में, यहां पे हम लोग लिखते हैं कि वियना सम्मेलन में उस समय जब जानते हैं क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था? वियना सम्मेलन से पहले आर्लेय वंश की संस्था वहां पर सरकार थी, यानी कि शासन में कौन था? आर्लेय वंश। वियना सम्मेलन में आर्लेयंस वंश के स्थान पर बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी।
स्थापना की गई थी। ये बात जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अचानक ये बुर्बो राजवंश कहां से आ गया। तो बुर्बो राजवंश की स्थापना, पुनर्स्थापना उसी समय वियना सम्मेलन के बाद में ही कर दी गई थी, ठीक है। तो किसने क्या किया, मेटरनिक ने पहला, ये चाहता था अपना प्रभाव, ये अपना प्रभाव रखना चाहता था, बड़ा महत्वाकांक्षी था, चाहता था कि सब मेरे ही कंट्रोल में रहे, अपना प्रभाव रखने के लिए। बिल्कुल आप लोगों की तरह है, जैसे आप लोग चाहते हैं, ठीक है, कि सारे के सारे चीज आप क्लास में सिर्फ आप ही टॉपर बने, चाहते हैं ऐसा ना? नहीं भी चाहते होंगे तो ऐसा सोचिए कि सिर्फ आप ही टॉपर रहे। वैसे ही ये मेटरनिक चाहता था कि पूरे यूरोप में सिर्फ हम ही टॉपर रहे, हमारे बाद कोई टॉपर ही न रहे। ये अपना प्रभाव रखने के लिए इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिए। और क्या किया इसने, और इटली का जो रोम का इलाका था, ठीक है, रोम और उसके आसपास का इलाका पोप को दे दिया, पोप को दे दिया। अब ये पोप क्या है, वो पोला वाला पोप नहीं है, और नहीं वो पोप है जो आप दशहरा मनाते हैं, पोपो वाला पोप भी नहीं है। ये कौन पोप है, पोप, ठीक है, ईसाइयों का धर्मगुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पोप को दे दिया, कितने, रोम और उसके आसपास का इलाका। देखो इसने क्या करा है, बांट रहा है। मेटरनिक चाहता है कि उसका ही प्रभाव रहे और किसी का प्रभाव न रहे उस इलाके में, ठीक है। और अपना प्रभाव रखने के लिए वह सिसिली और नेपल्स को सम्राट फर्डिनेंड को दे देता है, कभी कभी रोम और उसके आसपास के इलाके को पोप को दे देता है, ठीक है। और क्या करता है, और एक और इलाका था लोम्बार्डी, आपको थोड़े अजीब अजीब इलाके के नाम आ रहे हैं, ठीक है, लोम्बार्डी। और इलाकों के नामों लिखने में थोड़ा सा मात्रा होता गलती हो जाएगा, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। शुद्ध हिंदी आप जानते ही हैं, शुद्ध हिंदी लिखना कितना कठिन काम है, तो अगर कभी शुद्ध हिंदी लिखना गलती हो जाए थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये दो इलाके थे। ये सारे इलाके किसके थे, ये दोनों इलाके इटली के थे। वेनेशिया पर खुद का कायम रखा, पर ऑस्ट्रिया यानी खुद का, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम रहा। बोला कि इसको अब हम ही रखेंगे, सबको बांट रहे हैं। बताइए, आप किसी शादी में गए, आप भोज में गए और भोज में जाकर सबको लड्डू बांट रहे हैं, तो लास्ट में आप कभी ना कभी कहेंगे ना कि हमें भी लड्डू चाहिए। सारा जितना बचा रहेगा लड्डू, सारा लड्डू आप क्या कीजिएगा, सारा लड्डू खुद रख लीजिएगा ना। तो इसने बोला सारा लड्डू तो मैंने बांट दिया, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। इसने खुद के पास रखा, कौन कौन सा, लोम्बार्डी और वेनेशिया, इन दोनों नाम के लड्डुओं को अपने पास रखा, इन दोनों लड्डुओं को, यानी इन दोनों राज्यों को इसने अपने पास रखा। अभी और इतने पे नहीं छोड़ा, इटली को बिल्कुल एकदम समझिए कि इटली को इतनी तरीके से तोड़ दिया कि फिर लोग राष्ट्रीयता के भावना उदय ही ना हो पाए, इतनी तरीके से तोड़ दिया गया इटली को। और क्या किया गया, 4 इलाके थे, परमा, देखिए नाम थोड़े कठिन है लेकिन नाम याद करने की कोशिश कीजिए, परमा, मोडेना और टर्बनी। मोडेना और टर्बनी, ठीक है, क्या नाम है, परमा, मोडेना और टर्बनी। इनको हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। बोला थोड़ा सा लड्डू तू भी खा लो। देखिए इतना सारा पॉइंट मेटरनिक के बारे में, एक बड़ा सा लंबा चौड़ा पॉइंट हो जाएगा अगर आप मेटरनिक के बारे में। हमारा मेन कारण नहीं भूलना है, अपना मकसद नहीं भूलना है, ठीक है। मकसद क्या था अपना, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था वियना सम्मेलन, ठीक है। वियना सम्मेलन में क्या हुआ था, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर जो कि मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। और क्या था, तो इसने बांटने लगा सारे एरिया को, ये क्या करने लगा, इटली के खासकर एरिया को बांटा। पहला काम क्या किया, इटली के 2 महत्वपूर्ण प्रांत सिसिली और नेपल्स, दोनों को बुर्बो राजवंश को दे दिया। उसके जो शासक थे सम्राट फर्डिनेंड, उसको बोला ये लिखिए आप, एक लड्डू आप रखिए।
दूसरा लड्डू इसने क्या किया, रोम और उसके आसपास के इलाके को पोप को दे दिया। तीसरा इसने क्या काम किया, परमा, मोडेना और टर्बनी हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। ये सारे आसपास के राजवंश थे, पहले कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती थी। अगला, खुद को भी खुद के लिए लड्डू रखेगा ना भाई, तो खुद को लोम्बार्डी और वेनेसिया नाम का लड्डू रखा और उस पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। इस तरह उसने पूरी इटली को बांट दिया। उसने भरसक प्रयास किया कि इटली में राष्ट्रीयता भावना न जागे। लेकिन आप कहावत सुने हो ना, आपने वो कहावत जरूर सुना होगा कि अगर आप रेत को जितनी कसके मुट्ठी में पकड़ेंगे वो उतनी तेजी से फिसलता है। तो इस मेटरनिक ने जितना इटली को जितना दबाने का प्रयास किया, उतनी ही तेजी से इटली में और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसने सिर्फ इटली ही नहीं, इसने जर्मनी को भी क्या किया, जर्मनी पे 39 राज्यों का संघ कायम रहा। जर्मनी में 39 राज्य थे उस समय, ठीक है, 39 राज्यों का संघ कायम रहा। लेकिन एक गड़बड़ था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का प्रभाव रहा। बोला कि ना छोड़बो, ठीक है, जैसे चुड़ैल पकड़ लेती है आपको तो नहीं छोड़ती है ना, वैसे ही ऑस्ट्रिया यानी कि मेटरनिक बोला था ना छोड़बो, ना इसको छोड़ रहा था ना इसको छोड़ रहा था। 39 राज्यों में भले ही जर्मनी को उसने बांट दिया, लेकिन बोला कि प्रभाव तो मेरा ही रहेगा। ठीक है, हमने अभी तक 2 पॉइंट्स पढ़े। आप इसका चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि आखिर में हम इसका एक विस्तृत आप सबको नोट्स जरूर देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते चाहेंगे तो आखिर में आपको नोट्स जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पहला वीडियो में हम अभी इतना ही तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं और अगले कारण के साथ, जिसमें हम लोग चार्ल्स 10 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1830 की फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और पूरी तरीके से जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण, धीरे धीरे आराम आराम से इस पूरे चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए।